दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन कोई बड़ी तेजी नहीं बनी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि लिस्टिंग के वक्त जो स्टॉक 1750 के आसपास चला गया था वो इस समय 1650 के आसपास है, लगभग 100 रुपीज नीचे है लिस्टिंग प्राइस से। तो क्या वजह है, स्टॉक लिस्टिंग के बाद दौड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्या यहाँ से गिरावट की और संभावना बन रही है? तो कुछ बड़े रीज़न है जिसकी वजह से ये समझ सकते हो कि आने वाले समय भी कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और आगे की क्या उम्मीद है उसको भी समझेंगे, कंपनी का बिज़नेस मॉडल कैसा है। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जिसने लिस्टिंग के समय तो लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन बहुत सारे निवेशक जो इसमें काफ़ी बड़ा प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं वो अभी रुके हुए हैं। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया की शेयर की जो क्लोजिंग है वो 1650 पर यानी 1650 पर रही, जहां पे देखो कि 0.85% की तेजी थी। ये तेजी हल्की सी थी लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी है। वैसे बाजार में पॉजिटिव माहौल था। तो ये देखो कि जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की 1648 के आसपास थी, और इसने देखिए शुरुआत कमजोर की 1640। तो गिरावट के साथ शुरुआत हुई और ये 1628 तक चला गया लो में, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी देखने को, जिसकी वजह से इसने 1655 का हाई बना और अंत में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये भी एक अच्छी बात है कि उतनी बड़ी गिरावट अभी देखने को नहीं मिल रही है, कुछ खरीदारी तो हो रही है निचले लेवल। अब यहाँ पे जो तेजी नहीं बन पा रही स्टॉक में, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि वॉल्यूम के अंदर सुस्ती आ गई है। जो लोग एक्टिव थे उसमें कमी आ गई है और वेट एंड वॉच कर रहे इस समय। आप एक क्लियरली देखो कि पिछले एक सप्ताह पहले इसका जो वॉल्यूम था वो 27 लाख रुपये आसपास का हुआ था, और डिलीवरी बेस्ड काम आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे 13 लाख शेयरों का हुआ था। तो वॉल्यूम 27 लाख के आसपास था शेयरों का, लेकिन आप देखें तो ये वॉल्यूम फ्राइडे को गिरते हुए 19 लाख शेयरों के आसपास आ गया और 11 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाई गई थी। तो क्लियर है कि 27 लाख से 19 लाख तक आया और आज मात्र 17 लाख शेयरों का ही वॉल्यूम हुआ है। तो ये ग्राफ लगातार आप गिर ही रहा, आप देख ही सकते हो कि वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब जो बड़े फंड हाउस का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, वो इस समय इस स्टॉक में इतना एक्टिव नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी लॉक इन पीरियड आने वाला है और उनको लगता है कि बिकवाली बड़ी हो सकती है, इस वजह से वो इस स्टॉक में हाथ नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से शेयर में ठहराव सा आ गया है। तो इसका जो हाई है देखो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद वो 1749 का है। फिलहाल आप देख सकते हो कि उसके बाद स्टॉक दबाव में है और इसका जो लो बना वो 1627 के आसपास है और उसी के आसपास स्टॉक है 1650 के समथिंग। तो क्लियरली अब स्टॉक निचले लेवल पर है, पर उतना नीचे नहीं जो इसने लो बनाया, तो थोड़ा उससे ठीक है 16.5 के आसपास है। लेकिन एक तरह से देखें तो एक सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1600 के आसपास इसको। और ऑलरेडी काफ़ी तेजी बनी, तो कि 1100 1150 का जो आईपीओ था वो अगर स्टॉक 17.5 तक पहुंचता है, 50% का ज़बरदस्त गेन दे दिया इसने लिस्टिंग में ही, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग तो थोड़ी आएगी। अब यहाँ पे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की बात करो, 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक लीडिंग होम अप्लायंसेस हर तरह की बनाने वाली कंपनी है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, और मोबाइल छोड़ के बाकी सब कुछ बनाती है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इंडिया की एक नंबर वन प्लेयर है, पिछले 13 सालों से काफ़ी अच्छा इसका मार्केट शेयर है। कंपनी का पोर्टफोलियो अगर आप देखें जिसमें डाइवर्सिफाई रेंज है, वॉशिंग मशीन की रेंज, रेफ्रिजरेटर्स, पैनल्स, टेलीविजन्स, इन्वर्टर, एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव्स, बी टू बी सेगमेंट में और बी टू सी सेगमेंट दोनों में ही कंपनी काम कर रही है। और कंपनी सेल्स आफ्टर सर्विस भी अच्छा देती है, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन इंडिया में काफ़ी अच्छी है और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। और एक बार इन्होंने इस बार लिस्टिंग के बाद इतिहास रच दिया। इसकी जो पेरेंट कंपनी एलजी कोरिया को पीछे छोड़ के मार्केट कैप के लिहाज से नंबर वन कंपनी बन गई है। अब इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका जब आईपीओ आया तो जो बुक रनिंग जो मैनेजर है उसमें मॉर्गन स्टैनली इंडिया आपको दिखाई देगा नाम। इसके बाद में जेपी मॉर्गन इंडिया आपको नाम दिखाई देगा, ये दोनों ग्लोबल फर्म में है। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, और उसके बाद आपको बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सब बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़ी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों ने इसमें बुक रनिंग मैनेजर के तौर पे काम किया। तो इससे आप समझ ही सकते हो कंपनी का
आईपीओ काफ़ी शानदार था, अच्छा था। अब एक और यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो 100% थी, उसको ट्रिम करके आईपीओ में 85% कर लिया। लेकिन किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 75% की अपर लिमिट है। 75% से ऊपर प्रमोटर अपनी होल्डिंग रख नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में यहाँ पे 10% जो होल्डिंग है वो फिर से रिलीज करनी होगी, यानी ओएफएस वगैरह आ सकता है। और इसने भी एक माहौल नेगेटिव बनाया कि और भी आने वाले समय में बाजार में शेयर आएंगे बिकवाली के लिए, जिससे स्थिति अभी दबाव की बनी है स्टॉक के लिए। अब यहाँ पे जो ताज़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एंकर साइज। करीब 3,474.90 करोड़ के शेयर है वो एंकर इन्वेस्टर के हैं, जिन्होंने निवेश किया है, लेकिन वो लॉक इन पीरियड के तहत था। किसी भी बड़े इन्वेस्टर को मौका नहीं होता है कि वो लिस्टिंग के वक्त प्रॉफिट बुक करे। उनको अपने शेयर लॉक करवाने होते हैं। 50% शेयर 30 डेज के लिए लॉक होते हैं और बाकी के 50% शेयर 90 डेज के लिए लॉक हो जाते हैं। तो अब ये पहला लॉक इन पीरियड खुलने वाला है 9 नवंबर को। ये डेट लगभग आ चुकी है। 10-12 दिन में ही लॉक इन पीरियड खुल जाएगा और जब वो लॉक इन पीरियड खुलेगा तो ये 3,474.90 करोड़ का जो शेयर का जो एंकर पोर्शन है उसका आधा शेयर बिकवाली के लिए आ सकता है। ये बड़ी संख्या है और एक साथ में इतनी बिकवाली आएगी तो शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे जाने की संभावना जा सकती है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट उनको मिल रहा है। अब देखें तो लगभग 40% के आसपास का प्रॉफिट अभी भी मिल रहा है, उसका वो मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक दबाव में आ सकता है। वैसे दूसरा 90 दिन का लॉक इन पीरियड है, उसको खोलने में वक्त है, वो 8 जनवरी 2024 को खुलेगा, तो उसकी इतनी चिंता नहीं। फिलहाल चिंता है नवंबर के लॉक इन पीरियड की, जिसकी वजह से लोग इस समय वेट एंड वॉच करें। बड़ी बिकवाली के डर की वजह से वो इस समय खरीदारी नहीं कर रही, ये बड़ी तेजी नहीं बनने की सबसे बड़ी वजह है। अब एक बार हम पिछले 2 सालों की इसकी प्रदर्शन को देख लें। सबसे पहले बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो फाइनेंशियल 2024 में 21,557 करोड़ के आसपास था, जो 2025 में बढ़ के 24,630 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई, आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर किया है कंपनी ने। टीआर ग्रोथ की बात करो 7.20% अप था 2024 में, जो फाइनेंस 2025 में 14.26% अप रहा। बात करें टोटल खर्च की तो 19,520 करोड़ का खर्च बढ़ रहा था 2024 में, ये खर्च बढ़ के 2025 में 21,667 करोड़ तक पहुंचा। तो ये खर्च बढ़ने की वजह कि सामने कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। टी ग्रोथ इसका 7.74% था 2024 में, जो 25 में 11% के आसपास था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1,511.07 करोड़ का बताया था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो 25 में बढ़ के 2,203 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़े। पर देखिए पैट ग्रोथ की बात करें 12.35% था 24 में, जो 25 में बढ़ते हुए 45.81% तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.67% था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2024 में जो 25 में बढ़ते हुए 12.28% तक पहुंच गया। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7.07% था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो 25 में 9.04% तक पहुंच गया। बेसिक ईपीएस 22.26 रुपीज़ था फाइनेंशियल 2024 में, जो 25 में बढ़ते हुए 32.46 रुपये तक पहुंचा। वाकई में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है साल दर साल। ऐसे में उम्मीद है कि इसका लॉन्ग टर्म का नतीजा अच्छा रहेगा। एक और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका मार्च 2024 में जो कैश फ्लो नेगेटिव था -540 करोड़ के आसपास, जबकि मार्च 25 में ये 1,519 करोड़ का इसके पास कैश फ्लो है। तो आईपीओ के पहले देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा कैश जनरेट भी किया है, जिससे हम कह सकते हैं कि एलजी की स्थिति अच्छी है, पिछले साल के मुकाबले बेहतर, और आने वाले समय ये काफ़ी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।